आपका हमारे चैनल के अंदर आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो था मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द प्रोसेस। और प्रोसेस के अंदर 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। क्या क्या? एक तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो कि किसके बराबर होती थी? हमारी स्टाफिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट में हिंदी में बोला जाए तो क्या होता है? भर्ती। ठीक है ना। अब भाई रिक्रूटमेंट क्यों करी जाती है? रिक्रूटमेंट इसलिए करी जाती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाएं और उनमें से सबसे बेहतर अच्छा जो हो उसको क्या कर ले? सिलेक्ट कर ले। क्या कर ले? सिलेक्ट कर ले। और ये जो भी हमारे पास वैकेंट जॉब है उसको फिल करना ही क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट कहलाता है। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का देखो एक डेफिनेशन बताया गया, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, फिर उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, खोज करना, फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो भावी है उस जॉब को करने के लिए, जो चाहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं बट हर कोई उस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना। सबकी अपने अपने क्या है? इंटरेस्ट है। तो कहीं सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की, भावी एम्प्लॉय की, एंड स्टिमुलेटिंग, और तेजी में जितना जल्दी हो सके स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी तेजी से हम उसको लगा सके उस जॉब पर, उसको करें, तो उसी को क्या कहा जाता है? रिक्रूटमेंट। इतनी बात क्लियर है? जॉब को भरना, वैकेंट जॉब को क्या करना? भरना, वही हमारे लिए क्या करता है? रिक्रूटमेंट। जितने ज्यादा, मोर एंड मोर। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट। अब बात आ रही है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कि अब रिक्रूटमेंट करने के सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। तो ये बेसिकली दो टाइप से है, कह रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। क्या? इंटरनली और क्या? एक्सटर्नली। इंटरनल का मतलब क्या है? इस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं इंटरनल का। मैंने क्या बताया? विद इन। एक्सटर्नल का क्या बताया मैंने? आउटसाइड। ठीक है। तो अब इंटरनल में कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम रिक्रूट कर सकते हैं? सबसे पहला है ट्रांसफर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वन जॉब टू अनदर जॉब, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। हो सकता है ना? बिल्कुल। तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। ठीक है। दूसरा प्रमोशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले एक बंदा किसी जॉब पर काम करता था, अब उसने वो काम बहुत अच्छे से करने लगा, तो जिसके कारण उसको क्या मिल गया? प्रमोशन मिल गया। नई प्रेस्टीज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई इमेज, नई गुडविल। ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो जाना। थर्ड है ले ऑफ। थर्ड क्या है? ले ऑफ। सर क्या ये ले ऑफ? ले ऑफ देखो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनके पास पूरे ईयर में काम नहीं होता। उनके पास क्या? सीजनल काम होता है। क्या होता है? सीजनल काम होता है। ठीक है। तो जिसके कारण जो सीजनल जब काम होता है तब तो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जब उनका सीजन नहीं होता तो इन एम्प्लॉइज को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। लेकिन जब उनका सीजन आता है तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उन्हीं को दोबारा से बुलाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ले ऑफ। क्या बोलते हैं? ले ऑफ। तो ये कोई नए लोग हैं? नहीं, ये वही लोग हैं। तो क्या बोला जाएगा इसको? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला समझ में आया, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। कि थोड़े टाइम के लिए सेपरेट कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, अब दोबारा से बुला लिया गया है जब हमारे पास काम आ गया है। तो ये तीनों बातें समझ में आई। टीपीएल तो क्या था? ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ, टीपीएल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर सकते हैं? तो सबसे पहला क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मतलब नोटिस बोर्ड पर बातें प्लेस कर दी जाती हैं जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली आइए और जॉब पाइए। लेकिन कौन है ये? नए लोग हैं। कौन है ये लोग? नए लोग हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट नोटिस, मैंने बताया। और दूसरा क्या है? कैजुअल कॉलर्स। दूसरा हमारा क्या? कैजुअल कॉलर्स। समटाइम्स क्या होता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 लोगों की आवश्यकता थी बट एप्लीकेशन आई 500,
तो भाई 500 लोगों को तो जॉब मिलेगी नहीं, तो उन 100 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, 400 को क्या कर दिया, भेज दिया, लेकिन उनका मेरे पास डाटाबेस इकट्ठा पड़ा है, अनसॉलिसिटेड अनसिलेक्टेड कैंडिडेट का डाटा अवेलेबल है। लेकिन फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ी, ठीक है, तो मैंने उसी डाटा को दोबारा से डाटाबेस को क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, जब वो पहले बुलाए गए तब सिलेक्ट नहीं हुए, अब दोबारा से उन्हीं में से छंटाई करी जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, कैजुअल कॉलर्स। तीसरा है एडवर्टीजमेंट, विख्यात। क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो कहीं भी हो सकती है, टीवी पे भी हो सकती है, वही मीडिया में, ठीक है, प्रिंट फॉर्म के अंदर, किसी भी फॉर्म में एडवर्टीजमेंट आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, वाइडर चॉइस मिलती है। क्या मिलती है, वाइडर चॉइस मिलती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो एरिया है वो क्या है, ग्लोबल है, ठीक है ना, इसलिए। अगली बात आ रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। हर एक एरिया में, हर एक जोन में क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, जिसमें लोग अपने आप को जाके क्या कराते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी दर्ज करी जाती हैं। तो जब समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इनका भी यूज कर लिया करती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है, उनके पास भी डाटा होता है, वहां से वो डाटा को उठा के देन उनको कॉल करना या फिर उनसे सीधा उनके मतलब इंटरव्यू रखना, इस प्रकार से उनका भी यूज करा जा सकता है। तो ये भी क्या हुआ, एक्सटर्नल। अगली बात है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, अब क्या हो, आप 12वीं क्लास में हो, अब आगे अगले आने वाले 3 सालों में आप कॉलेज करोगे, तो कॉलेज के अंदर क्या होती है, प्लेसमेंट एजेंसियां आती हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, किसके लिए, आपको बुलाने के लिए कि आइए जॉब करिए, लेकिन उसके लिए क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो सीधा क्या कर देना, कॉलेज से उठा लेना ही क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उनके मतलब कनेक्शन में क्या होता है, कई सारी लेबर्स होती है, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकट्ठी एकदम से सडन रिक्वायरमेंट आ गई लेबर की, ठीक है, तो वही वो कहां ढूंढेंगे, तो उन कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उनको उस जॉब पर लगा लिया जाता है। अगला वेब पब्लिशिंग, अपनी वेबसाइट पर, वेब पब्लिशिंग अपनी वेबसाइट पर इस प्रकार से रिक्रूटमेंट की खबर डाल देना, उसको क्या बोला जाएगा, वेब पब्लिशिंग। एंड द लास्ट वन इज रिकमेंडेशन। क्या होता है, रिकमेंडेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, कि भैया थोड़ा सा बैक लगा देना। क्या लगा देना, बैक लगा देना, या फिर सिफारिश कर देना। क्या कर देना, सिफारिश कर देना। तो बहुत सारे लोग लग जाते हैं इसके बेसिस पर, भाई कह रहे यार ये तो फलाने जी का लड़का है, और वहां से इनकी सिफारिश आई है, तो इनका ध्यान रखिएगा, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, वहां से हमें अच्छा खासा काम मिलता है एंड इस प्रकार से भी जॉबें मिलती हैं लोगों को। किस सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो इंटरनल में हमने बात करी ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कैंपस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग एंड रिकमेंडेशन। तो यहां से केस स्टडी आपके लिए आएगी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं, एक तो है हमारा डायरेक्ट, दूसरा कैजुअल, एक एडवर्टीजमेंट ध्यान रख लेना, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, वेब पब्लिशिंग समटाइम्स पूछ लेता है। ठीक है, इतनी बात। अब हम देखने वाले हैं किस चीज को, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आइए चलते हैं। तो ये रहा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इस पे हम ज्यादा समय ना लगाते हुए इस बात को डिस्कस करते हैं क्या है। ठीक है, एक बात सुन लीजिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि जो आपको मैंने लिख के दिए ये आप इसको अपने ओन लैंग्वेज के अंदर भी अच्छे से लिख सकते हैं। बस रीजन क्या रहेगा, एक बात को बड़ा ध्यान रखिएगा कि हेडिंग्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनल का मतलब जैसे कि बताया था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल का मतलब बताया था क्या, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल सोर्सेज। तो व्हाट आर द मेरिट्स। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूटमेंट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड। जो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनमें मोटिवेशन आएगा, बिल्कुल आएगा कि यार अब हमारे प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, ज्यादा से ज्यादा हैं। ठीक है ना, कि मतलब बाहर से लोगों को नहीं अप्रोच किया गया, कहां से किया गया, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक तो मोटिवेशन लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दूसरा सिंपल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड प्लेसमेंट। अगर हम इंटरनली करते हैं तो उनका जो सिलेक्शन और प्लेसमेंट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जिन भी लोगों का रिक्रूटमेंट होगा वो क्या रहेंगे, वेल नोन रहेंगे और हम उनको जानते हैं। तो यहां पर क्या रहेगा, सिंपल प्रोसेस। तीसरा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन देयर ट्रेनिंग।
और उनको प्रशिक्षण देने की भी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इतना ज्यादा हमारा समय खराब नहीं होगा अगर हम इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, और फाइलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। जो फिल करना है किसको, इंटरनली अगर करेंगे तो चीपर, सस्ता, क्योंकि उनपे सिलेक्शन प्लेसमेंट पे क्या हो रहा है, सिंपल प्रोसेस है, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ रही है। ठीक है, समय बच रहे हैं, एफर्ट्स बच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला क्या होता है, मोटिवेशन लेवल इंक्रीजेस, सिंपल प्रोसेस, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, और फिलिंग जॉब्स इंटरनली इज चीपर। एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इट? सबसे पहले स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। फ्रेश टैलेंट मतलब न्यू ब्लड, नया ब्लड, मतलब एक नए लोगों के जो आने के चांसेस थे वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, इंटरनली, खत्म ही हो जाते हैं जो अगर हम इंटरनली कर रहे हैं। दूसरा, एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक, आलसी। एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं, आलसी। बता भाई बाहर से थोड़ी हो रहा रिक्रूटमेंट, इंटरनली हम ही लोगों में से चुना जाएगा। तू मेरा भाई है तो या तू मेरा भाई है या मैं तेरा भाई हूं, हम में से जॉब मिलने की है, किसी और को तो नहीं मिलने की। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आलसी, लेथार्जिक, लेजी, आलसी। ठीक है, अगला कह रहा है फ्रीक्वेंट, बार बार, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बार बार हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे से तीसरे में, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, तो जो भी एम्प्लॉइज हैं वो स्पेशलाइज नहीं होंगे उस काम में, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी होनी है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इंटरनल में हमने 3 बात करी थी, जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ले ऑफ। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब बाहर से। तो सबसे पहले जब हम बाहर से रिक्रूटमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा। क्वालिफाइड मतलब पढ़ा लिखा, अच्छा, क्योंकि भाई जब नई जॉब पर कोई बंदा जाता है तो वो हर एक, तो अगर हम नए बंदे को लाना चाहेंगे एकदम नया, तो हम क्वालिफाइड ढूंढेंगे जिसमें स्किल्स हो ऑलरेडी और कुछ ना कुछ उसको कुछ नई चीजें भी आती हों। दूसरा, हमें चॉइस क्या मिलेगी, वाइडर, विख्यात चॉइस मिलेगी, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को हम रिक्रूट कर सकते हैं। तीसरा, फ्रेश टैलेंट या फिर न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, नया खून आएगा। तो भैया जज्बा क्या होता है, नया। जैसे कि जब साल की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, अरे भाई जोश है, अभी 12 चैप्टर बस न्यू पढ़ लेंगे, पढ़ने करते हैं, अरे यार अभी तक तो हुआ ही नहीं, अभी तक तो हुआ ही नहीं, इस प्रकार से। तो ऐसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है तो भैया इतना जोश नहीं होता, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल करेंगे तो भाई नया ब्लड मिलेगा तो फायदा होगा। अगला कह रहा है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मान लो एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो पुराने लोगों को क्या दिया जाएगा, कंपटीशन का स्पिरिट, मतलब उनको टक्कर दी जाएगी ना कहीं वो भी घबराएंगे। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, जो ऑलरेडी है वो भी अच्छे से काम करेंगे और नहीं तो उनको टक्कर देने आए ही है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अब इसके डिमेरिट्स क्या, सबसे पहला तो क्या करा, कॉस्टली प्रोसेस है। क्यों है कॉस्टली प्रोसेस, जब हम बाहर से रिक्रूटमेंट करेंगे तो एडवर्टीजमेंट मान लो खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल जीरो से करना पड़ रहा है। इंटरनल में जीरो से तो नहीं करते रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल में क्या है, जीरो से करना पड़ता है। दिस विल इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, कॉस्टली प्रोसेस। दूसरा क्या, लेंदी प्रोसेस। अगर हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करा है तो उसका पूरा शुरुआत से लेके एंड तक, तो दिस विल टेक टू मच टाइम। ठीक है ना, प्लेसमेंट तक पहुंचने में, ट्रेनिंग देने में, तो जिसमें क्या काफी समय लग जाता है, जो कि एक्सटर्नल का क्या है, डीमेरिट। अगला कह रहे डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो भैया वो डिससेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे, यार हमारे होते हुए फ्यूचर नई पोजीशंस के लिए बाहर के लोगों को यार अपॉइंट किया जा रहा है, हम पे कुछ तो ट्रस्ट रखा जाता, हमें मौका तो दिया जाता, करना उन्हें कुछ नहीं है, लेकिन बातें बातें क्या करेंगे, बड़ी बड़ी, कि भैया ऐसा हम कर देते वैसा कर देते हैं ऑल। तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है किसमें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के अंदर।
तो ये था हमारा क्या पूरा पार्ट जिसके अंदर हमने बात करी सिर्फ रिक्रूटमेंट की, जिसमें हमने इंटरनल भी पढ़ा, एक्सटर्नल भी पढ़ा, ये सारी बातों को डिस्कस करा। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसे